सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आवारा कुत्तों के बारे में एक फैसला दिया है। अपने पहले वाले आदेश को बदल दिया है और जो अब फैसला आया है उससे डॉग लवर्स कम्युनिटी काफ़ी खुश लग रही है। गजा में भुखमरी के हालात हैं। इजराइल एग्रेसिव है। कहा जा रहा है कि यह एक मैन मेड भुखमरी है क्योंकि बॉर्डर्स क्लोज्ड होने के कारण गजा में लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। सैन्य कार्रवाई जारी है और इन लोगों तक मदद भी नहीं पहुंचाई जा रही है। दोनों एडिटोरियल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एडिटोरियल, फिर की पॉइंट्स और फिर मेंस और प्री के हिसाब से एमसीक्यू और क्वेश्चंस देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को दिल्ली नगर निगम से सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में रखने के लिए कहा था। तब से ही इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को बदलकर कहा है कि कुत्तों को वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग के बाद वापस छोड़ दिया जाए। लेकिन यह भी कहा कि आवारा कुत्तों को और जिन कुत्तों को रेबीज है उनको खुला न छोड़ा जाए। वैक्सीनेशन ज़रूरी है क्योंकि भारत दुनिया भर में रेबीज के मामलों में सबसे आगे है। जिन लोगों को रेबीज की बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है या फिर जो लोग इसे अनदेखा कर देते हैं या वैक्सीनेशन का खर्चा नहीं उठा पाते, उनके लिए यह एक बड़ा खतरा बन जाती है क्योंकि रेबीज जानलेवा बीमारी है। इसमें मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन फ्री में होता है, लेकिन फिर भी जो लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं उनके लिए खतरा हो सकती है। इसलिए इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रेबीज क्या होता है? तो सबसे पहली बात रेबीज के बारे में जो याद रखने वाली है कि यह एक वायरल बीमारी है। वायरल इसलिए क्योंकि यह होता है लाइसा वायरस से। कैसे होता है? संक्रमित जानवरों के काटने से या खरोच लगने पर जानवरों की लार से होता है। कुछ रेयर केसेस में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी हो सकता है। रेबीज से सीधे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। यदि इसके लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं तो यह बीमारी जानलेवा ही होती है। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो इसके लक्षण हो सकते हैं जैसे मांसपेशियों की जकड़न और दर्द, सिर दर्द और तेज बुखार, बार बार बेहोशी, पानी या रोशनी से डर लगना, तेज आवाज़ से डर लगना, तेज हवा से डर लगना, बोलने में तकलीफ होना और मुंह से झाग निकलना। ये सारे लक्षण होते हैं रेबीज बीमारी के। रेबीज के बारे में और बारीकी से देखें तो सबसे पहले किसी इन्फेक्टेड जानवर के काटने पर उसकी लार सेल्स और टिश्यू से शरीर में चली जाती है। इसके बाद वायरस मसल्स में रेप्लिकेट होता है, यानी प्रतिकृति बनाता है, यानी बहुत सारी कॉपी बनाता है, यानी फैलना शुरू होता है। इसके बाद यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र से होता हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी रीढ़ की हड्डी में पहुंच जाता है। रीढ़ की हड्डी से वायरस ब्रेन में चला जाता है और फिर इंसेफेलाइटिस होता है। इंसेफेलाइटिस का मतलब है मस्तिष्क में सूजन, और ब्रेन में सूजन तब होती है जब कोई वायरस सीधे तौर पर ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। यहाँ से वायरस सलाइवरी ग्लैंड और शरीर के दूसरे अंगों में फैलना शुरू करता है और जानलेवा बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ यह बात भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को छोड़ दिया जाता है और वैक्सीनेशन कवरेज कम है तो इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन कवरेज कम से कम 70% हो, तब जाकर कहीं इस समस्या का, इस पूरी प्रोसेस का और इस पूरी उठापटक का परिणाम निकल पाएगा। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें कहा था कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखा जाए। इस पर आलोचना हुई। कहा गया कि इससे शेल्टर होम्स में कुत्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी और बीमारियां फैलेंगी। दूसरी बात कही गई कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, साधन संसाधन भी नहीं है, इसके लिए बजट कहाँ से आएगा, और इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास डॉक्टर और ट्रेन कर्मचारी भी नहीं है। दूसरी तरफ एबीसी नियम यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम, जो वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को छोड़ने का प्रावधान करते हैं, उसके लिए भी बड़ी चुनौतियां हैं।
पहली बड़ी चुनौती तो यही है कि कुत्तों को कैसे पकड़ा जाए। इसके लिए कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। दूसरी, उनको वैक्सीन लगाना और नसबंदी करना। और तीसरी चुनौती है उनको वापस छोड़ना, क्योंकि जानवरों के जानकारों का कहना है कि नसबंदी के बाद कुत्तों को नई जगह पर नहीं छोड़ना चाहिए। नए माहौल में कुत्ते डर जाते हैं, उनको अपने खाने की और अपनी सुरक्षा की चिंता भी होती है। लोग भी उनसे डरते हैं और ऐसे में लोगों और कुत्तों के बीच में झड़पें होती हैं और कुत्ते ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उनको पुरानी जगह पर ही छोड़ा जाए। इस पूरे काम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, ट्रेंड कर्मचारियों की ज़रूरत होगी और यह भी एक बड़ी चुनौती है। भारत में पहले से ही दूसरे जानवरों के लिए इस तरह की संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन संसाधन, बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही कर्मचारियों की भी भारी कमी है और इस कमी के चलते वैक्सीनेशन कवरेज भी नहीं बढ़ा। जो सीमित प्रयास हुए वे भी बर्बाद हुए और समस्या वैसी की वैसी ही बनी रही। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश भी इसी बात को ध्यान में रखकर बदला होगा। कुछ लोग कुत्तों को समस्या की तरह देख रहे हैं, लेकिन इन्हें देखने का एक मानवीय नजरिया भी है। इतिहास की कक्षाओं में हमें बताया जाता है कि जानवरों में कुत्ता ही वह पहला जानवर था जो मनुष्यों का, इंसानों का दोस्त बना था। घरों की रखवाली के लिए कुत्ते पाले जाते हैं। कुत्ते बेघर लोगों का सहारा बन जाते हैं, क्योंकि जीने के लिए सभी को एक साथी की जरूरत होती है। इस तरह देखें तो कुत्तों और इंसानों के बीच में एक दिल का रिश्ता है और यह रिश्ता बड़े लंबे समय से चला आ रहा है, बहुत पुराना रिश्ता है। एक तरफ है कुत्तों के प्रति मानवीय रवैया और दूसरी तरफ है मानवाधिकार, क्योंकि लोगों को भी बिना किसी डर से घूमने का, आने जाने का अधिकार है। आक्रामक कुत्ते अक्सर लोगों पर हमला कर देते हैं, काट लेते हैं, खासकर बूढ़े लोगों को और बच्चों को। इसलिए ज़रूरी है कि बीच का रास्ता निकाला जाए और रास्ता यह हो सकता है कि कुत्तों को सार्वजनिक जगहों से, जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, वहां से हटाया जाए। इससे इंसानों को भी तकलीफ नहीं होगी और कुत्तों को भी हिंसा से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी बात यह हो सकती है कि जिन कुत्तों को बीमारियां हैं या जिनके पैर टूटे हुए हैं, उनको शेल्टर होम्स में रखा जाना चाहिए। वहां पर इनका इलाज किया जाना चाहिए और इन्हें खाना पीना देना चाहिए। तीसरी बात है कि जो कुत्ते आक्रामक हैं, बहुत ज़्यादा आक्रामक है और कभी न ठीक होने वाली बीमारियों से पीड़ित है, जैसे रेबीज से पीड़ित हैं, उनको मानवीय तरीके से इच्छा मृत्यु दी जानी चाहिए। इससे हमारी मानवता पर भी सवाल नहीं उठेगा और हमारी सुरक्षा को भी खतरा नहीं होगा। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, जो अब पुराना हो चुका है, इसकी जगह पर नया कानून आना चाहिए, जिसमें अभी की ज़रूरतों और समस्याओं के हिसाब से प्रावधान किए जाने चाहिए। इसमें कुत्तों के लिए एक वर्गीकरण व्यवस्था की जानी चाहिए, जिनमें कुत्तों को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाना चाहिए। जैसे एक कैटेगरी हो सकती है कि ऐसे कुत्ते जो गोद लेने योग्य है, जो पालने योग्य है, तो उनको एक कैटेगरी में रखा जा सकता है। दूसरी कैटेगरी में उन कुत्तों को रखा जा सकता है जिन्हें सहारे की ज़रूरत है, जो बीमार हैं, जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, ऐसे कुत्तों को। तीसरी कैटेगरी उन कुत्तों की हो सकती है जो आक्रामक हैं, काटते हैं, बहुत ज़्यादा आक्रामक है, या ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकती। नगर पालिकाओं के लिए शेल्टर होम्स बनाना अनिवार्य करना चाहिए। कुत्तों की गणना के प्रावधान भी किए जाने चाहिए और जो लोग अपने पालतू जानवरों को छोड़ देते हैं सड़कों पर, उनके लिए भी दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। आर्टिकल में सिर्फ इतनी ही बातें थी। इसके की पॉइंट्स देखते हैं तो बात वही है कि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, जिससे शहरों में लोगों को परेशानियां होती हैं। रेबीज के मामलों में भारत सबसे आगे है। इससे बच्चों को, बूढ़ों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो एक पक्ष तो यह है कि कुत्तों को सड़कों से और सार्वजनिक जगहों से हटा दिया जाए, लेकिन दूसरा पहलू भी है जो कुत्तों को मानवीय नज़रिए से देखता है, जो चाहता है कि कुत्तों को सड़कों से इस तरह से न हटाया जाए, क्योंकि शेल्टर होम्स में रखना उन्हें मौत के हवाले करने के जैसा है, क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएं, साधन संसाधन, डॉक्टर्स और ट्रेन कर्मचारी नहीं हैं जो इन्हें संभाल सके। अभी कुत्ते जहाँ पर हैं वहाँ पर उनको भोजन मिलता है, सुरक्षा मिलती है और इनका लोगों के साथ एक जुड़ाव है।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला दिया था कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में रखा जाए, लेकिन 22 अगस्त को अपने पहले वाले फैसले में बदलाव कर दिया है, यानी 11 अगस्त वाले फैसले में बदलाव किया है और कहा है कि सभी कुत्तों को न हटाया जाए, टीकाकरण और डीवॉर्मिंग के बाद वापस छोड़ दिया जाए, लेकिन जो कुत्ते आक्रामक हैं और रेबीज से पीड़ित हैं उन्हें सड़कों पर खुला न छोड़ा जाए। कानूनी ढांचे की बात करें तो एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 लागू हैं, जो प्रावधान करते हैं वैक्सीनेशन का और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को छोड़ देने का, लेकिन यह प्रावधान प्रभावी नहीं हो पा रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन कवरेज 70% तक नहीं पहुंच पा रहा है। यदि 70% या उससे ज़्यादा वैक्सीनेशन कवरेज होगा तब कहीं जाकर एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम का उद्देश्य पूरा होगा। एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 के अलावा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 भी है, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है और कहा जा रहा है कि इसे संशोधित करके इसमें ऐसे प्रावधानों को लागू करना चाहिए जो आज की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त हों। प्रमुख चुनौतियां यही हैं कि शेल्टर होम्स की हालत खराब है, कम जगह है और कुत्ते ज़्यादा हैं तो भीड़ भाड़ और बीमारियां फैलने का खतरा भी है। प्रशासनिक लापरवाहियां और राज्यों में समन्वय की कमी भी है और लोग अपने पालतू जानवरों को सड़कों पर छोड़ देते हैं। इससे सड़कों पर जानवरों की संख्या बढ़ रही है और लोगों को इससे तकलीफें होती हैं। क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो यही किया जा सकता है कि पुराने कानूनों में बदलाव हो, कुत्तों को 3 श्रेणियों में बांटा जाए, गोद लेने वाले, शेल्टर में रहने वाले और अयोग्य कुत्ते। तो इस तरह का वर्गीकरण करके इस समस्या को कुछ हद तक हल किया जा सकता है। नगर निगमों में शेल्टर होम्स के लिए अनिवार्य प्रावधान होने चाहिए। पशु चिकित्सा सेवा को मजबूत किया जाना चाहिए, उन्हें साधन संसाधन और बजट दिया जाना चाहिए। पालतू जानवरों को छोड़ने वाले लोगों पर सख्त जुर्माना लगाया जाना चाहिए, इनके लिए दंड का प्रावधान करना चाहिए और कुत्तों की गणना और शेल्टर्स की लागत का अनुमान करने के लिए सर्वे किया जाना चाहिए। तो एक तरफ है लोगों की सुरक्षा और दूसरी तरफ है मानवीय दृष्टिकोण, तो दोनों में संतुलन रखते हुए समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि शहरी भारत में आवारा कुत्तों की समस्या केवल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट नहीं है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और नीति विफलता का परिणाम भी है। तो इसमें हमें बताना है रेबीज और कुत्तों की समस्या के बारे में, फिर बताना है कि प्रशासन इस समस्या को हल करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है और उन प्रयासों में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। क्योंकि नसबंदी कवरेज बहुत कम है, शेल्टर होम्स की स्थिति ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, डिसीज कंट्रोल, सफाई और कर्मचारियों की भारी कमी है। दूसरा सवाल हो सकता है कि मानव सुरक्षा और पशु करुणा के बीच में संतुलन बनाना आधुनिक कानून और नीति निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में आवारा कुत्तों से जुड़े हालिया न्यायालयीन आदेश के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। इसमें सबसे पहले समस्या के बारे में बताना है, फिर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क बताने हैं। एक तर्क है वे लोग जो कुत्तों को सड़कों से हटाना चाहते हैं, दूसरे लोग मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं और कुत्तों को सड़कों से हटाने के पक्ष में नहीं है। तो दोनों के बारे में बताना है और इन्हें बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के दोनों डिसीजन का भी उदाहरण देना है और बताना है कि इस समस्या का समाधान एक संतुलन के द्वारा किया जाना चाहिए। एमसीक्यू में पहला सवाल है जिसमें 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भारत दुनिया में रेबीज के सबसे अधिक बोझ वाले देशों में से एक है और दूसरा स्टेटमेंट है कि बिना 70% नसबंदी कवरेज के एबीसी रूल्स प्रभावी नहीं हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत में दुनिया में रेबीज के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं। कुत्तों से होने वाली समस्याओं में हम इस समस्या का जिक्र कर सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि यदि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को प्रभावी रूप से लागू करना है तो कम से कम 70% कवरेज होना चाहिए। यदि वैक्सीनेशन का और नसबंदी का 70% से ज़्यादा कवरेज नहीं हो पाता है तो यह समस्या वैसी की वैसी बनी रहेगी और कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ती रहेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन
सी। दूसरे सवाल में 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि 1960 का प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट अब पुराना माना जाता है। बिल्कुल सही है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि 1960 का प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट अब पुराना हो चुका है। इसमें क्या क्या संशोधन किए जाने चाहिए, इसका सुझाव भी एडिटोरियल में दिया गया था और हमने पढ़ा भी था। दूसरा स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को सभी आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर में रखने का आदेश दिया था। बिल्कुल सही है, पुराना वाला फैसला तो यही था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को आदेश दिया था कि सभी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में रखा जाए। तीसरा स्टेटमेंट है कि बाद में 22 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आदेश बदला और टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ने की अनुमति दी। बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है नया वाला। टीकाकरण के बाद अब कुत्तों को सड़कों पर वापस छोड़ दिया जा सकता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है और उत्तर है ऑप्शन डी। तीसरा सवाल कि भारत में आवारा कुत्तों की समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से उपाय हो सकते हैं आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करने के लिए। पहला, राष्ट्रीय वेटनरी कैडर का समर्थन। बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा से सहायता ली जा सकती है। दूसरा, शहरी कचरा प्रबंधन में सुधार। बिल्कुल सही है। और तीसरा, पालतू पशुओं को छोड़ने वालों पर दंड। बिल्कुल सही है। चौथा, 100% नसबंदी कवरेज। अगर 100% नसबंदी कवरेज होता है तो ठीक है, लेकिन 70% से भी काम हो सकता है, तो न्यूनतम 70% नसबंदी कवरेज तो होना चाहिए। तो चौथा स्टेटमेंट सही नहीं होगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है और उत्तर है ऑप्शन ए। चौथा और आखिरी सवाल, 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है कि आवारा कुत्ते भारत के शहरी जीवन और संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल सही है। शहरों में कुत्तों का विरोध करने वाले और कुत्तों का साथ देने वाले दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन कुत्ते हमारे शहरी जीवन में हिस्सा बन चुके हैं। यह बात बिल्कुल सही है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि शेल्टर हमेशा भीड़ भाड़ और रोगग्रस्त होते हैं, इसलिए वे समाधान नहीं है। तो हमेशा तो शेल्टर भीड़ भाड़ रोगग्रस्त नहीं होते, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यदि उचित संसाधन और नियम हो तो शेल्टर टिकाऊ समाधान हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा एडिटोरियल है गाजा के बारे में। गाजा में स्थितियां खराब होती जा रही हैं। इजराइल यहाँ लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इजराइल लगातार गाजा के प्रति आक्रामक है। युद्ध और इसके पीछे की राजनीति और इसके कारण अपनी जगह पर है, लेकिन इस युद्ध की कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है महिलाओं को और बच्चों को। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एनजीओ और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गाजा में लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ अकाल जैसी स्थितियां हैं, बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। या जहाँ पर खाना बंटता है वहाँ पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ को नियंत्रित करने के नाम पर इजरायली सेना उन पर गोलियां भी चला देती है और लोग लगातार अपनी जानें गंवा रहे हैं। पिछले 22 महीनों से इजराइल गाजा पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इजराइल ने कहा है कि हालात इतने खराब नहीं हैं, यानी इजराइल यह नहीं मानता कि वहां पर भूखमरी जैसे हालात हैं। इजराइल भूखमरी की रिपोर्ट्स को झूठी बताता है। यहाँ तक कि पश्चिमी देश जो इजराइल के साथ हैं, वे भी इस समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आईपीसी यानी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई संस्था है, आईपीसी ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गाजा में अकाल जैसी स्थितियां पैदा हो चुकी हैं और यह एक मैन मेड अकाल है क्योंकि इसका मुख्य कारण युद्ध है। रिपोर्ट में कुछ ज़रूरी बातें भी बताई गई हैं, जिनमें पहली बात तो यह है कि हर 5 में से एक परिवार अत्यधिक खाद्य संकट झेल रहा है। दूसरी बात जो ज़रूरी है वह यह है कि 1/3 से ज़्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। तीसरा निष्कर्ष यह है कि हर
10,000 में से 2 लोगों की मौत भूख के कारण हो रही है। चौथी बात यह है कि गंभीर बीमारियां फैल रही हैं और बीमारियों से भी बहुत से लोग मर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस रिपोर्ट के माध्यम से गजा में अकाल की आधिकारिक घोषणा कर दी है और 220 ट्रक भरकर मदद भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन सवाल है कि इजराइल इस मदद को गजा में पहुंचने देगा या नहीं, क्योंकि इजराइल नहीं मानता कि गजा में भुखमरी जैसे हालात हैं। आईपीसी एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई संस्था है। उम्मीद थी कि एक प्रतिष्ठित संस्था की रिपोर्ट से इजराइल की सरकार और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर कुछ असर पड़ेगा। उम्मीद थी कि वे गजा में कुपोषण और भूख की समस्या को समझेंगे, बच्चों की मौत पर उनको दया आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजराइल सरकार का रवैया कुछ ऐसा है कि गजा का नामो निशान मिटाकर ही दम लेंगे। सारी बॉर्डर्स बंद हैं। इजराइल ने गजा में पूरी तरह से नाकाबंदी करके रखी है। किसी भी सामान का अंदर जाना एकदम प्रतिबंधित है। खाना भी सीमित मात्रा में ही अंदर पहुंचाया जा रहा है। गजा में पहले भोजन वितरण का काम संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं करती थी, लेकिन अब यह काम GHF यानी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन करता है, जो इजराइल और यूएसए का संगठन माना जाता है। इसका मतलब है कि अब गजा में सारा काम इजराइल के हिसाब से होता है। लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है और भुखमरी की स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। जब खाना बांटा जाता है तब खाद्य केंद्रों पर भारी मात्रा में भूखी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और इजराइल सैनिक भीड़ को नियंत्रित करने के नाम पर इन पर गोलियां भी चला देते हैं। इसमें इजरायली लोगों की मौत तो होती ही है, साथ ही गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के कर्मचारी भी मर जाते हैं। कई लोगों की मौतें हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अब तक इस तरह यानी खाद्य केंद्रों पर लगभग 1300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल पर युद्ध खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। कतर और मिस्र ने कुछ प्रस्ताव भी रखे थे। इन नए प्रस्तावों को हमास मान चुका है और युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल रुकने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं और कुछ नई योजनाएं भी बना रहा है। यह कहानी शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 में, जब हमास ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था और उनको गजा ले आए थे। स्वाभाविक था इजराइल भी बदले की कार्रवाई करता। इजराइल ने सैन्य कार्रवाई शुरू भी कर दी। इस मुद्दे पर इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन और सहानुभूति भी मिली, क्योंकि हमास ने सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। लेकिन अब इजराइल की आलोचना हो रही है क्योंकि वह उन बंधकों को छुड़ाने पर ध्यान कम दे रहा है, बल्कि गजा में निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। हमास उग्रवादी संगठन है जो इजराइल पर हमले करता है, लेकिन गजा में बच्चों और निर्दोष भूखे लोगों को निशाना बनाना न्याय की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह क्रूरता है, अमानवीयता है। इसलिए जरूरी है कि इजराइल पर दबाव बनाकर युद्ध खत्म करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ही इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। तो बात शुरू होती है गजा की भूख से। हालात खराब हैं, भूखमरी जैसे हालात हैं। युद्ध के अलावा भूख से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इजराइल के द्वारा इन्हें अनसुना कर दिया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया था, सैकड़ों लोगों को बंदी बनाया था और उन्हें गजा लेकर चले गए थे। तब से ही इजराइल ने सैन्य कार्रवाई शुरू की और अभी तक जारी है। पहले गजा में भोजन बांटने का काम संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं करती थी, लेकिन अब उनकी जगह पर इजराइल और अमेरिका के द्वारा समर्थित एक संगठन गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भोजन बांटने का काम कर रहा है। अभी जो रिपोर्ट आई है, आईपीसी की रिपोर्ट आई है। आईपीसी यानी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई एक संस्था है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मानव निर्मित अकाल है, क्योंकि युद्ध के कारण है, बॉर्डर्स क्लोज्ड होने के कारण भोजन नहीं मिल पा रहा है,
पश्चिम एशिया में पहली बार अकाल की आधिकारिक घोषणा हुई है संयुक्त राष्ट्र की ओर से। इसमें कहा गया है कि 5 में से 1 परिवार अत्यधिक खाद्य संकट का सामना कर रहा है। 1/3 बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। 10,000 में से हर दिन 2 लोगों की मौत भूख के कारण होती है। यह एक मानवीय संकट है क्योंकि गजा में बहुत ही ज़्यादा हालात खराब हैं, भूखमरी जैसी स्थिति है। 1300 से ज़्यादा फिलिस्तीनी खाद्य केंद्रों पर मारे गए हैं, भोजन लेने की कोशिश में मारे गए हैं। इन लोगों पर गोलियां चला दी जाती हैं और सैकड़ों लोग हर दिन भूख के कारण मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठन लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इजराइल और इजराइल के साथी देश जो उसका समर्थन करते हैं वे इसे गंभीरता से नहीं देख रहे हैं, बल्कि केवल एक औपचारिक चिंता जताकर छोड़ दे रहे हैं। हमास युद्ध विराम करना चाहता है। कतर और मिस्र ने जो नए प्रस्ताव दिए हैं उन पर हामी भरी है, लेकिन इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। वह युद्ध विराम को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं दिख रहा है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की आलोचनाएं हो रही हैं। सवाल किया जा रहा है कि क्या इजराइल हमास के बहाने फिलिस्तीनी समाज को मिटाने का प्रयास कर रहा है। दुनिया के प्रभावशाली देश इस पर चुप हैं, विशेषकर वे देश जो इजराइल के समर्थक रहे हैं। वे केवल औपचारिकता निभाकर इसे मामले को छोड़ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस दोहरी नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एग्जाम के लिए GS2 में काम आने वाला है और GS3 में काम आने वाला है। GS2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर यहाँ से सवाल हो सकता है और GS3 में सुरक्षा और आंतरिक चुनौतियों से लेकर सवाल हो सकता है। मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि गाजा में मानवीय संकट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नैतिक असफलता को दर्शाता है। चर्चा कीजिए कि इस संकट में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और महाशक्तियों की भूमिका किस प्रकार विफल रही है। तो यह सवाल इजराइल के बारे में नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बारे में है। दुनिया के प्रभावशाली देश इस संकट को नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या इसे इजराइल के समर्थन की तरह देखा जा सकता है? यह सवाल कि क्या इजराइल हमास के बहाने फिलिस्तीनी समुदाय को ख़त्म करना चाहता है, इस बात का उत्तर और इसका समाधान दुनिया के प्रभावशाली और शक्तिशाली देशों के द्वारा ही दिया जा सकता है, क्योंकि इस समस्या को केवल प्रभावशाली देशों के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के द्वारा ही इस संकट को रोका जा सकता है और इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। दूसरा सवाल है कि युद्ध में भूख और खाद्य असुरक्षा को हथियार के रूप में प्रयोग करना न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि मानव सभ्यता के लिए गंभीर चुनौती भी है। भारत की विदेश नीति और मानवीय मूल्यों की दृष्टि से इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो युद्ध में गोला बारूद से ज्यादा प्रभावी हथियार भूख है। न केवल भूख बल्कि मासूम लोगों को भी ढाल की तरह उपयोग किया जाता है। पहले हमास ने इजरायली लोगों को बंधक बनाया और अब इजराइल गजा के लोगों को भूख से मार रहा है। इस तरह देश एक दूसरे को झुकाने के लिए, मजबूर करने के लिए इस तरह के प्रयास करते हैं और उसके लिए भूख और मानवीय ढाल का सहारा लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इस बात की अनुमति नहीं देते, लेकिन अपने अपने हितों को साधने के लिए अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी कर दी जाती है। भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती है, लेकिन विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की नज़र से देखती है। भारत ने 1971-72 में हजारों सैनिकों को मानवता के आधार पर छोड़ दिया था। लाखों शरणार्थी भारत में आए। भारत की संसद ने इनके लिए कानूनी प्रावधान किए। ये लोग भारत में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। भारत ने कभी भी मानव को ढाल और भूख को हथियार नहीं बनाया है। भारतीय विदेश नीति के आदर्श इस बात की अनुमति नहीं देते। MCQ में पहला सवाल है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है कि मार्च 2025 में इजराइल ने गजा पर सभी प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। बिल्कुल सही बात है, इस तरह के प्रतिबंध लगे हैं, इजराइल ने लगाया है मार्च 2025 में। दूसरा स्टेटमेंट है कि इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी
फेस क्लासिफिकेशन ने पहली बार पश्चिम एशिया में अकाल की घोषणा की है। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। दूसरा सवाल है, 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि आईपीसी एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित निकाय है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, आईपीसी की रिपोर्ट के अनुसार गजा में प्रतिदिन 10,000 लोगों में से 2 लोगों की मौत भूख और बीमारी से हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट है, गजा की कुल जनसंख्या लगभग 2.3 करोड़ है। नहीं, लगभग 2.3 मिलियन है, 2.3 करोड़ नहीं है। इसलिए पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा और आखिरी सवाल, पहला स्टेटमेंट कहता है कि गजा में अकाल पूरी तरह से प्राकृतिक कारणों से हुआ है। नहीं, गजा में अकाल मानव निर्मित कारणों से हुआ है, आईपीसी की रिपोर्ट। दूसरा स्टेटमेंट है कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने खाद्य वितरण की जिम्मेदारी ली है। बिल्कुल सही है, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ही फिलहाल गजा में खाद्य वितरण का काम कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट, हमास ने हाल ही में कतर और मिस्र द्वारा प्रस्तुत युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। हाँ, इस प्रस्ताव को हमास ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन इजराइल की ओर से अभी तक कोई बात नहीं कही गई है। चौथा स्टेटमेंट है कि पश्चिमी सहयोगियों ने इजराइल की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है और पूर्ण प्रतिबंध लगाए हैं। गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इजराइल की कार्रवाई का अभी तक पश्चिमी देशों ने कड़ा विरोध नहीं किया है और वे इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि मानव निर्मित कारणों से अकाल आया है। दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। 2 और 3 वाला ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।